वेल दिस इज द प्रोग्राम। थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको करता हूँ। ये प्रोग्राम है मेक अ रिकॉर्ड 6 बच्चों के लिए। 6 बच्चों की वजह से अरे आ जाएगी, 6 बच्चों की वजह से अरे आ जाएगी, और हमने सबसे पहले एक रिकॉर्ड बना के उसकी 6 की अरे डेवलप करेंगे। और उसके अलावा वी नीड दीज प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स इनसाइड द रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, दैट इंक्लूड्स दीज थिंग्स। ठीक है, सो और उसके बाद ये प्रोग्राम ऐसा बनाना है, ये मेरा रन टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन डिसाइड किया है, ये एक सवाल है इस तरह का। ठीक है, फाइंड करना है हाईएस्ट एवरेज मार्क्स निकालनी है हर सब्जेक्ट की, मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो हाईएस्ट निकालने की भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स जनरेट होंगे। इसी तरह एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 3 टोटल करने के लिए, टोटल ऑफ फिजिक्स, टोटल ऑफ मैथ्स, टोटल ऑफ CS, और 3 जोन से हैं हमारे पास एवरेजेस के वेरिएबल्स बनेंगे। तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हो तो इनिशियली आपको पता हो कि हमें डिक्लेयर भी करना पड़ता है। तो किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले डिक्लेरेशंस होती हैं, या कोई नई डेटा टाइप आती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आती है, तो उसकी डेफिनेशन होती है सबसे पहले। तो इसलिए हम सबसे पहले एक रिकॉर्ड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशंस की तरफ हम जाएंगे। वो वाली डिक्लेरेशंस जो एक रिकॉर्ड की डिक्लेरेशंस है और एक जनरल प्रोग्राम की डिक्लेरेशंस, उन सारों को हम फिर बाद में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिकॉर्ड के अंदर हमने नाम रख लिया स्टूडेंट, बिकॉज इट वाज समथिंग एन इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, तो हमने नाम भी क्या रख लिया उसका, स्टूडेंट ही रख लिया। ठीक है, टाइप स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या हमने डिक्लेयर। अच्छा, एक आ गया आपके पास फर्स्ट नेम आ गया, ये क्या है आपकी, ये इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। फिर आपने क्या कर लिया, डिक्लेयर आपने कर दिया। एज, ये क्या होगी, इंटीजर। फिर आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर जेंडर, जिसको आपने क्या कर दिया, कैरेक्टर। फिर क्या कर दिया, डिक्लेयर P मार्क्स कर दिया, क्या कर दिया इसको, इंटीजर। डिक्लेयर क्या मार्क्स कर दिया, M मार्क्स, ये भी क्या कर दिया आपने, M marks, P marks for physics, M marks for maths, and C marks for computers. Declare C marks for computer. ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी, यहां पे एंड टाइप आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एंड टाइप आ जाएगी। अच्छा, ये हो गई आपकी काम। चूंकि प्रोग्राम का फ्लो नीचे चल रहा होता है, मेरे पास जगह नहीं नीचे, तो मैं किधर लेके जाऊंगा प्रोग्राम के फ्लो को, राइट साइड पे ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा मैं, राइट साइड पे ले जाऊंगा। नेचुरली ये चल किधर रहा है, ये इससे नीचे ही जा रहा है ये। ठीक है, फिर यहां पे क्या करेंगे, अब आपके पास एक डेटा टाइप, रिकॉर्ड की डेटा टाइप क्या हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है, जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, ये बात के नहीं। और हमने अब एक अरे बनानी है 6 आइटम्स की, जिसकी डेटा टाइप होगी स्टूडेंट्स की। समझ आ रही बात है कि नहीं, ताकि टेबल में हमारे पास क्या चीज बन जाए, एक इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो। पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट और छठा स्टूडेंट। बात समझ आई कि नहीं आई, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है मेरी बात, 6 स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या होगा, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, पहले वाला आएगा सारों का फर्स्ट नेम, फिर क्या आएगा, एज, फिर क्या आएगा, जेंडर, फिर आएगा फिजिक्स मार्क्स, फिर आएगा मैथ्स मार्क्स, और फिर आएगा कंप्यूटर्स के मार्क्स। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, जेंडर एंड एक्सेट्रा, इस तरह से चलता रहेगा ये। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। अच्छा, हम हर एक पॉइंट को यहां पे एड्रेस कर सकेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं क्या चीज बोला, मैथ्स के लिए हाईएस्ट एक अलग कर लेते हैं, हाईएस्ट ऑफ फिजिक्स, हाईएस्ट ऑफ मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, और हाईएस्ट ऑफ कंप्यूटर्स के लिए अलग। अब हाई फिजिक्स, हाई मैथ्स, हाई कंप्यूटर्स। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। फुल नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रेफरेबली करना है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि आप एग्जामिनर के साथ डील कर रहे हैं। मैं चूंकि मेरा वक्त थोड़ा सा बच जाए, मैं लॉजिक पर तवज्जो दूं, ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ मैं हिंट्स भी रख रहा हूं। HP का मतलब है हाईएस्ट फिजिक्स। क्लियर है मेरी बात के नहीं। अब इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, चले नाम चेंज कर लेते हैं ताकि देखने वालों को भी आइडिया हो जाए। ये हाई P है, ये हाई मैथ्स है, और ये हाई
कंप्यूटर्स है, ये वाले वेरिएबल्स, ताकि उनको आइडिया हो कि ये वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, ये हो गए 3। और इसके अलावा सम मैथ्स, सम फिजिक्स, सम कंप्यूटर एज क्या होने चाहिए, ये एज इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इनके साथ ना एक इंडेक्सिंग वेरिएबल आई भी होना चाहिए जो कि इंटीजर के तौर पे ग्रो करेगा। ठीक है, ये बात कि नहीं जी। ये जो डिक्लेरेशंस हैं ये इससे पहले भी हो सकते हैं, बिकॉज इनके साथ लेने देना नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन का ताल्लुक इनके साथ नहीं है, इसलिए कहीं पर भी आप कर सकते हैं। समझ आ रही बात ये कि नहीं? जो वेरिएबल इसके साथ ताल्लुक रखेगा तो वो ऑब्वियसली पहले डिफाइन होगा फिर आगे यूज होगा, इसलिए हमने इसको प्रेफरेबली पहले करना है। ठीक है, इस स्टेप का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इनके साथ भी इससे पहले भी किया जा सकता है। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आएंगे इसके बाद एवरेजेस आएंगे। ठीक है, एवरेजेस में क्या होगा? डिक्लेयर एवरेज ऑफ मैथ्स, एवरेज ऑफ फिजिक्स, एवरेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, एज व्हाट बताइए? रियल, बिकॉज क्योंकि एवरेज डिवीजन है तो ये डेसिमल आंसर्स प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब आते हैं अरे की तरफ। अरे किसकी जनरेट करनी है? स्टूडेंट की जनरेट करनी है। नाम हम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे इन्फो रख लें, वेरिएबल नेम क्या रख लेते हैं? इन्फो रख लेते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा? इन्फो ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा? इन्फो ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? इन्फो ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा? इन्फो ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा? इन्फो ऑफ 5 एंड नीचे की तरफ आएगा इन्फो ऑफ 6। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? डिक्लेयर इन्फो, यहां पे लगाएंगे ये चीज। ठीक है, इधर लिखेंगे क्या? अरे, यहां पे लगाएंगे इंडेक्सेस 1 से लेके कहां तक? 6 तक। यहां पे लिखेंगे ऑफ और यहां पे लिखेंगे टाइप। टाइप क्या लिखेंगे आप बच्चों? समझ आई कि नहीं? टाइप क्या लिखेंगे आप? स्टूडेंट लिखेंगे। क्लियर है ये बात कि नहीं? नहीं समझ आई तो प्लीज बताइए। सबको समझ आ गई है? अच्छा, ये जो पूरा आपके पास जो सिस्टम बना है, ये पूरा क्या है? ये है रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फो। ये क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फो। इन्फो क्या है? ये हमारा रिकॉर्ड का आइडेंटिफायर है। समझ आ रही है? आप देख रहे हैं इस बात को कि नहीं? कहने की जब हम नॉर्मल दुनिया में 1D अरे बनाते थे तो वो इट वाज जस्ट लाइक इट वाज या तो वर्टिकल दिखाता था या तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल दिखाता था। इट वाज इनफैक्ट 1D, लिटरल 1D अरे। बट रिकॉर्ड इटसेल्फ, रिकॉर्ड अगर अरे को ना देखें, रिकॉर्ड को खुद देखें तो उसकी ग्रोथ ही, एक वेरिएबल की ग्रोथ पूरी लीनियर 1 डायमेंशन में या उसकी वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। तो जब इसकी 1D बनाते हैं ना, 1 डायमेंशनल रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसकी विजुअलाइजेशन 2D की हो रही होती है। तो एक तो फायदा इससे क्या हुआ? एक फायदा इससे क्या हुआ कि ये डील करने में 1D है, विजुअलाइज करने में 2 डायमेंशंस है। तो हम जो ज्यादा डायमेंशंस वाली चीज को हम प्रोग्रामिंग में आसान कर रहे होते हैं, एक डायमेंशन में उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। प्रोग्राम बनाना 1D का आसान है। क्लियर हो रही मेरी बात? दूसरी इसमें हमें लेवरेज या एडवांटेज ये होता है कि ये तरह तरह के डेटा टाइप्स को एक वक्त में कंसीडर कर रहा होता है। यानी कि ये पूरा कॉलम जोन सा है, ये स्ट्रिंग का है। ये वाला जो पूरा कॉलम है ये किसका है? इंटीजर का है। ये पूरा कॉलम जो है ये किसका है? कैरेक्टर का है। और ये पूरा कॉलम साथ वाला इंटीजर एंड इंटीजर। डिफरेंट, एक से ज्यादा टाइप के वेरिएबल आइडेंटिफायर्स को ये अपने पास केटर कर रहा है। ठीक है बात? ये 2 फायदे हैं इसके 1D रिकॉर्ड के। सिंपल रिकॉर्ड होता तो यही फायदा होता कि मल्टीपल वेरिएबल्स को अंडर 1 वेरिएबल ये डिक्लेयर कर देता है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। ठीक है बात के नहीं? अब क्योंकि 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 के 6 स्टूडेंट्स का सेम ही डेटा है, बजाय इसके कि अब सोचो यहां से आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, एक बच्चे के 36 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ते। कितने? 36 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाने पड़ते, या आपको अलग से 6 अलग 1D अरेज बनानी पड़ती है ना। अब तवज्जो से सुने मेरी बात तो आपको समझ आएगी। अगर आप रिकॉर्ड नहीं बनाते
तो 6 डिफरेंट 1D अरेज बनानी पड़ती हैं। किस तरह से? एक अरे बनती स्ट्रिंग की नाम के लिए, दूसरी अरे बनती उसके एज के लिए, तीसरी अरे बनती जेंडर के लिए, चौथी 6 अरेज बनती। बात समझ आ रही? 6 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। वो समझ आ रही बात है कि नहीं? यहाँ पे 6 वेरिएबल्स नहीं है, एक वेरिएबल है, उसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर हो रही है? एक वेरिएबल है, 6 प्रॉपर्टीज, और एक ही वेरिएबल किसके ऊपर ट्रीट किया जा रहा है? एक ही सेट ऑफ डेटा के ऊपर जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। मेरी बात समझ आ रही है? जिसको टेबल्स में फील्ड कहा गया था, जिसको टेबल की दुनिया में, डेटाबेस की दुनिया में फील्ड कहा गया था, जिसको हम प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, अब हमने करनी है इनकी इनिशियलाइजेशंस। अब चूंकि हाईएस्ट मार्क्स निकाल रहे हैं और हाईएस्ट को या लोएस्ट वैल्यू हो, मार्क्स की दुनिया में वी नो दैट हाईएस्ट को सबसे छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाता है, और सबसे छोटी वैल्यू है ही क्या? 0 है। ठीक है, तो आप हाई फिजिक्स इक्वल टू 0, हाई मैथ्स इक्वल टू 0, हाई कंप्यूटर इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सम कर रहे होंगे उनको भी क्या करेंगे आप? इक्वल टू 0 करेंगे। सम मैथ्स इक्वल टू 0, सम फिजिक्स इक्वल टू 0, सम कंप्यूटर इक्वल टू 0। ठीक होगी बात के नहीं? अब हम चलाते हैं जरा इनपुट वाला काम। अब इनपुट वाला काम चूंकि नीचे जगह, चले मैं देख लेता हूं, नहीं यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा। अब हम कराते हैं इनपुट। तो इनपुट होगा फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? 6 तक हम इसका इनपुट्स करवाते हैं। ठीक है ये बात के नहीं? 6 तक चलेगा, अपर बाउंड ऑफ द अरे तक, और यहां पे आपने कराने हैं क्या? मुख्तलिफ चीजें। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे है हमारा प्रोग्राम। इन्फो डॉट, अच्छा इन्फो डॉट नहीं होगा, क्या होगा? इन्फो ऑफ 1, क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट का है ना, तो यहां पे क्या होना चाहिए? इन्फो ऑफ आई डॉट। क्लियर हुई बात कि नहीं? इन्फो ऑफ आई डॉट, बताइए, फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर इसी तरह से अलग से लिख दें इन्फो ऑफ आई डॉट, इन्फो ऑफ आई डॉट एज, इन्फो ऑफ आई डॉट जेंडर, आई डॉट अच्छा, इस पर डेटा वैलिडेशन भी आप, चलो मैं लगाता हूं। क्या था? फिजिक्स मार्क्स, किधर वेरिएबल का नाम? पी मार्क्स, पी मार्क्स। यहां पे एक वैलिडेशन भी आप लगा सकते हैं, इनफैक्ट रिपीट अंटिल। अच्छा, लिखेंगे कैसे इसको? सिर्फ पी मार्क्स नहीं लिखेंगे, अगेन वो रॉन्ग हो जाएगा। इन्फो ऑफ आई डॉट पी मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड फिर से लिखेंगे उसी पूरे वेरिएबल का नाम, इन्फो ऑफ आई डॉट पी मार्क्स लेस देन इक्वल टू, लेट्स से अगर टोटल मार्क्स 100 है तो लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज व्हाट, ये लूप्स किस लिए लगाए गए हैं? फॉर डेटा वैलिडेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? फॉर डेटा वैलिडेशन, सबको समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? यही काम रिपीट अंटिल का मैथ्स के मार्क्स के साथ भी होगा, और यही काम रिपीट अंटिल का किसके? सीएस के मार्क्स के साथ भी होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे इनपुट, बाद में तो लगा ही नहीं सकते आप, अगर गलत वैल्यू एंटर कर दी फिर। वैलिडेशन इज ऑलवेज ऑन द इनपुट वाला टाइम, ठीक है, ताकि डेटा वैलिड आगे यूज करेंगे इसको हम। फिर होगा इन्फो ऑफ 1 डॉट, क्योंकि एक दफा डाल दिया ना आपने, एक दफा आपने मार्क्स इनपुट कर दिए, फिर वो गलत वैल्यू सेव हो जाएगी और वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा।
इस पर भी सेम वैलिडेशन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी आप सेम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे कितने इनपुट्स, 3 इनपुट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। 3 इनपुट्स आपके हो जाएंगे, समझ आई। अब यही 3 इनपुट्स ऐसे भी कर सकते थे, सूडो है ना, सूडो में इजाजत है आपको, इन्फो ऑफ आई डॉट एज एंड सो ऑन, ऐसे भी लेके जा सकते थे। जिन पे वैलिडेशन लगनी है उनको जैसा आपको अलग करना पड़ता है। जी बच्चा। एक्चुअली बात ऐसी होती है ना, जब आप एक डेटा एंटर कर रहे होते हैं, 3 में से हो सकता है 2 ठीक है और 1 खराब है, हो सकता है 1 खराब है 2 ठीक है, हो सकता है तीनों के तीनों खराब है, हो सकता है तीनों के तीनों ठीक, तो आइडियल सिचुएशन है। अब जब आप तीनों में से अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको एक कंडीशन के अंदर डालूं ना, तो वो रॉन्ग पता कैसे होगा, रॉन्ग पता कैसे होगा, इस तरह से होगा कि वो 1 मार्क्स अगर ठीक है और 2 खराब है, फिर भी रिपीट करके उसको भी री एंटर करवा लेगा जो पहले ठीक थे। आप इमेजिन कर रही हैं कि नहीं, अगर मैं अलग अलग रिपीट अंटिल इसका अलग और इसका अलग, इसका अलग लगाना है, चूंकि मैंने एक में लगा दी और 2 में दिखा नहीं रहा हूं, आप खुद लगाइएगा, यहां पे भी रिपीट अंटिल लगेगा इसका भी, ठीक है, और इसका भी क्या लगेगा, रिपीट अंटिल, इसका अलग अलग लगेगा तीनों का, क्योंकि तीनों डेटा इंडिविजुअली दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। इट इज पॉसिबल कि ये वाली वैल्यू रॉन्ग हो तो सिर्फ कौन इनपुट हो, री इनपुट, सिर्फ जो रॉन्ग है सिर्फ वही हो। इसकी फिर शर्त ही क्या हो सकती है, हर डेटा के ऊपर अलग अलग आप वैलिडेशन चेक लगाइए। क्लियर है मेरी बात क्या नहीं, और इसके ऊपर भी अलग लगाएं, इसके ऊपर भी लगाएं। जो एक लॉजिक है वो ये है कि फॉर लूप लगाएंगे, उसमें कंडीशंस फिर आपको बहुत ही ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, फिर भी उसके अंदर जब आप इफ कंडीशन लगाएंगे उसको मैनेज करेंगे, वो और ज्यादा बड़ा मैस बनेगा। कि अगर चूंकि री एंट्री करानी है, मैं चाहता हूं दोबारा जो मार्क्स ठीक एंटर है वो दोबारा ना एंटर हो, लेकिन रिपीट एंट्री जब दोबारा लेके आएगा, वो री एंट्री की ऑप्शन चूंकि दे ही रहा है, तो उसको लिमिट बनाने के लिए कि वो उसके अंदर ना एंटर हो, दोबारा री एंटर ना करवाए, उसमें भी फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे आप, और उसको भी हैंडल करने का एक और आजाद तरीका है। सो ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जितने इनपुट्स हैं और अगर उन पे मल्टीपल वैलिडेशन चेक्स लगे हैं, तो हर एक को एक इंडिविजुअली वैलिडेट करना चाहिए, ठीक है। यहां तक ये हो गया। और इसके बाद अब चूंकि मार्क्स जब एंटर हो जाएंगे, मार्क्स एंटर हो जाएंगे, साथ साथ आप क्या करते रहे, उसको ये भी हाईएस्ट भी निकालते रहे साथ साथ। क्या ख्याल है, क्या निकालते रहे, हाईएस्ट भी निकालते रहे। अब चूंकि वही पहले इंडेक्स पर बात चल रही है, पहली वैल्यू एंटर हुई, पहली वैल्यू एंटर हुई, और उसी पहली वैल्यू को आप चेक कर लें, इफ क्या चीज भला, इन्फो ऑफ आई, मैथ्स के अगर फिजिक्स के आपने हाईएस्ट मार्क्स निकालने, क्या होगा, इन्फो ऑफ आई डॉट P marks, info of I dot P marks is greater than high P, क्या ख्याल है, high P, then क्या होगा। अच्छा, इसमें भी ना 3 if रिबा 3 if कंडीशंस अलग से लगेंगी इसकी, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स का फिजिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको यूं ही लिखते हैं, और यहां पे करेंगे हाई पी की वैल्यू किसको मिल जाएगी, हाई पी को किसकी वैल्यू मिलेगी, लिखेंगे आप। सिर्फ देखो, मैं आपको बताने का मकसद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अब एक वेरिएबल क्या है, दिस होल सिंटैक्स इज कंसीडरिंग ओनली वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, ये यहां का, ये एक वैल्यू कंसीडर होगी, ये वाली लिखने तक के पहले इन्फो का फिजिक्स मार्क्स, तो ये क्या है, पहले इन्फो का फिजिक्स मार्क्स। अगर वो ग्रेटर है हाईएस्ट फिजिक्स से, तो वो क्या करेगा, पहले इन्फो के पी मार्क्स किसको दे देगा, हाई पी को दे देगा, ठीक है। इस तरह की कितनी कंडीशंस लगेंगी, 3 लगेंगे, किस किस के लिए, फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए और सीएस के लिए। तो यहां पे लगेगा इफ इन्फो ऑफ आई डॉट एम मार्क्स आर ग्रेटर देन हाई एम, देन हाई एम को किसकी वैल्यू मिल जाए, इन्फो डॉट एम
मैथ्स के मार्क्स मिल जाएंगे उसको, ठीक है। और यही कंडीशन किसके लिए लगेगी अब, है कंप्यूटर साइंस के लिए। हाई क्या चीज भला, हाई सी, हाई सी की वैल्यू, हाई सी को किसकी वैल्यू, इन्फो ऑफ आई डॉट सी मार्क्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली दफा तो ये अपडेट हो जाएगा, पहली वैल्यू सही हो जाएगा ये, हाँ, अनटिल अनलेस वो जीरो ना एंटर करे। तो जीरो एंटर कर दिया तो क्या है, वो तो जीरो ही है, पहले भी इसके अंदर जीरो ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने का तरीका ये होता है कि जो पहली वैल्यू है वही मिलती होती है हाई को भी और लो को भी। तो उसमें फिर फॉर लूप के सिनेरियो में हम लिखते हैं कि इफ आई इक्वल टू 1 देन इनिशियलाइज कर दो आपके तमाम वो वाले वेरिएबल्स जो हाईएस्ट अपने पास स्टोर करा रहे थे विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल। फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल जब इसको असाइन करना हो और लूप चला रहे हो ना, तो सिंपली क्या करें, फॉर लूप के अंदर लिखा करें इफ आई इक्वल टू 1, तो नीचे ये वाला काम कर ले, इफ आई इक्वल टू 1, समझ रहे मेरी बात की नहीं। अगर वो 1 की इक्वल है तो आपकी जो मार्क्स की वैल्यू है वो या नंबर की वैल्यू है वो हाई को मिल जाए, एंड इफ करा दें, और वो चलेगा सिर्फ कब, एक दफा चलेगा अपनी जिंदगी में, तभी जब आई की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज वो इफ नहीं चलाएगा, फिर अदरवाइज दूसरी तरह से चलाएगा, ठीक है। फिर उस केस में आपको पहले प्रोग्राम के पहले इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, इनसाइड द लूप आप इनिशियलाइज कराएंगे उसको, और वो सिर्फ तब इनिशियलाइज होगा जब आई की वैल्यू होगी क्या, 1। बात समझ आ रही है कि नहीं जी? नहीं करा सकते, क्योंकि हो सकता भी एक बच्चे ने 10 नंबर लिए तो इससे हाई होगा ना, 10 नंबर एक बच्चे ने लिए वो पहले वाली 0 से तो हाई होगा, आप उसको आउटपुट करा देंगे, अभी तो नहीं चाहिए, पहले हाई निकलेगा। हो सकता है एक बच्चे ने 95 पूरी क्लास के में फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स 95 है, और पहली दफा जो एंट्री हो रही है वो भी जस्ट फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स एक बच्चे ने लिए हैं फिजिक्स में, दूसरे ने 30 लिए हैं, चौथे ने 40 लिए हैं, तो एटलीस्ट आप छठे इंडेक्स तक जाके तो चेक करोगे ना कि हो सकता है कि अभी भी कोई बच्चा ऐसा आ जाए जिसके मार्क्स क्या हो, ज्यादा हो। तो इनिशियली लॉजिक वाइज क्या होना चाहिए, पहले हाईएस्ट निकलने चाहिए, है ना, बात समझ आ रही है? पहले हाईएस्ट निकलने चाहिए, उसके बाद उन बच्चों का नाम आउटपुट होगा, और वो इंडेक्स से ही हमें पता चलेगा कि किसके मार्क्स हाईएस्ट के इक्वल थे। जी बच्चे, कोई मसला नहीं है, हाईएस्ट में तो स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। आगे हम कंडीशन लगाएंगे, ये लूप पता क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 सम जनरेट होंगे, मतलब 3 सम अपडेट होंगे, और वो ले लूप बंद हो जाएगा। फिर एक नया लूप, जो कि ये लूप 6 दफा तो चलेगा ही चलेगा। जब एक 6 दफा लूप चलेगा तो वो क्या करेगा, खुद को डिटरमिन करेगा, मतलब एक दफा 6 दफा चल गया तो इसका मतलब पूरा टेबल आपका फिलअप हो चुका है। दोबारा चेक करेगा, उसमें जस्ट मार्क्स को हम कंसीडर करेंगे कंपेयर करने के लिए कि यानी उस वक्त फिर क्या होगा, अगर फिजिक्स में हाईएस्ट 95 थे, मैथ्स में हाईएस्ट 100 थे, सीएस में हाईएस्ट 98 थे, तो लेट्स से 2 बच्चों के मैथ्स में हाईएस्ट हैं, 3 के फिजिक्स में हाईएस्ट हैं, और 1 के कंप्यूटर्स में हाईएस्ट है, तो जिस के हाईएस्ट होंगे उसका नाम आउटपुट होता रहेगा। लेकिन चेक क्या करेगा, 1 से लेके 6 तक सारे इंडिसेस को चेक करेगा, 6 के 6 बच्चों को चेक करेगा, ठीक है। तो यहां पे सम मैथ्स इज इक्वल्स टू सम मैथ्स प्लस मार्क्स ऐड होंगे ना इसमें, मार्क्स कौन से वाले हैं, इन्फो ऑफ आई डॉट मैथ्स मार्क्स, और यही काम किसके लिए होगा, सम फिजिक्स, सम सी, सम पी, सम सी, इन्फो ऑफ आई डॉट पी मार्क्स, इन्फो ऑफ आई डॉट सी मार्क्स। ठीक है ये बात कि नहीं, यहां तक बात समझ आई? और इसके बाद हम अपने लूप को क्या कर लेंगे, ऊपर की तरफ वापस भेज देंगे कि जाओ फिर से इनपुट लेके आओ, न्यू सेकंड रिकॉर्ड की, ये भी पहले रिकॉर्ड के लिए हुआ, सेकंड रिकॉर्ड के लिए सेम प्रोग्राम चलेगा, कुछ वेरिएबल्स अपडेट होंगे कुछ नहीं होंगे, ये तो सबके लिए अपडेट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगली क्या कहानी निकल गई, एवरेज ऑफ वेरिएबल्स के नाम है, हाँ, एवरेज मैथ्स, एवरेज फिजिक्स, एवरेज कंप्यूटर्स। बात समझ आ गई? इसमें क्या होगा, सम ऑफ मैथ्स डिवाइडेड बाय 6
सम ऑफ फिजिक्स डिवाइडेड बाय 6, सम ऑफ कंप्यूटर्स डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ब्रेक गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन वेरिएबल नेम्स, ठीक है। ये हो गया, एवरेज भी निकाल लिया आपने। अब आपने उन बच्चों के नाम आउटपुट करने हैं, क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 1 to 6, ठीक है। 3 कंडीशंस लगेंगी। इफ क्या चीज बोला, इन्फो ऑफ i डॉट p मार्क्स, इन्फो ऑफ i डॉट p मार्क्स। अब ग्रेटर नहीं होगा इसमें, इक्वल होगा, क्योंकि हाई निकल चुका होगा ना। पहले बच्चे के अगर फिजिक्स के मार्क्स किसके बराबर हैं, हाई फिजिक्स के बराबर है, देन क्या कर लो, आउटपुट। बात समझ आ रही कि नहीं, हाईएस्ट मार्क्स नहीं, नाम आउटपुट करना था। इन्फो ऑफ आई डॉट आउटपुट, इन्फो ऑफ आई डॉट एफ नेम, ठीक है। ये आउटपुट हो गया इसका। मैसेज साथ बता देना कि द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स इज दिस, ठीक है। अगर ये भी निकालना है कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे, ठीक है, तो वो भी एक अलग बात है कि पहले आपको इसके अंदर काउंट करना पड़ेगा, काउंट करके फिर दोबारा एक और दफा इफ लगाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, समझ आ रही बात है कि नहीं। वो इक्वल करेगा और फिर काउंट करता रहेगा कितने स्टूडेंट्स हैं, ताकि पहले से बता दे कि 3 स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट मार्क्स लिए। वो भी इधर नहीं होगा, फिर उसके लिए एक अलग लॉजिक लगेगी। क्लियर है ये बात। अच्छा, ये हो गया। चूंकि इसका ताल्लुक किसके साथ नहीं था, मैथ्स के मार्क्स से नहीं है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के बच्चों के नाम इसमें आते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इफ इन्फो ऑफ वही 1 डॉट एम मार्क्स इक्वल टू हाई एम, देन उस बच्चे का भी क्या हो जाएगा, नाम, इन्फो ऑफ आई डॉट, और ये काम चलता रहेगा किसके लिए, CS तक की चलेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, फिर एंड इफ होगा, और फिर क्या होगा, अच्छा नेक्स्ट आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आई हो जाएगा। और अगर इनको भी आपने आउटपुट कराना है और उसी प्रोग्राम सीक्वेंस में कराना है, करा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो प्रोग्राम सीक्वेंस में अगर कराना है ना, जिस सीक्वेंस में उसने नाम लिखे हुए उसी सीक्वेंस में, तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर लें फिर, ठीक है। जिसमें उसने लिखा होता है ना क्वेश्चन डिमांड, जिस तरह से कस्टमर की डिमांड, तो उस सीक्वेंस में आपने आउटपुट भी कराना है। बात समझ आ रही है कि नहीं। जिस सीक्वेंस में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, नोट करें, आउटपुट भी उस सीक्वेंस में। अदरवाइज यहाँ पे करा लेना, इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस लाइन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, वही बात है, एवरेज ऑफ मैथ्स, एवरेज ऑफ फिजिक्स, एवरेज ऑफ कंप्यूटर्स। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं, इस तरह से होगा। ऑल गुड एवरीवन, टेल मी, ऑल गुड, कोई मसला तो नहीं। सॉरी क्या, ये लेना, हाईएस्ट फिजिक्स, हाईएस्ट मैथ्स एंड हाईएस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जो सी बात है ना, ये सारी आप इस लाइन में कर सकते हैं, ठीक होगी बात जी बच्चे। वो इसलिए की है क्योंकि पहले हाई निकल जाए ना, फिर आउटपुट की बात आती है। बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे आई की जो आखिरी वैल्यू थी 6 थी, यहाँ पे जब आएगा फिर 1 से लेके चलेगा उसको, हाँ फिर वो 1 से लेके चलेगा। तो ये इनिशियल वैल्यू होती है लूप के वेरिएबल की, ये फाइनल वैल्यू होती है। अब चूंकि जब वो वहां पे आई खत्म हो रहा था ना, आई की आखिरी वैल्यू थी 6, जब वो यहाँ पे आया ना, अब आई फिर से 1 से स्टार्ट कर लिया हमने। वो वही वेरिएबल है, जैसे काउंट है, आप इनिशियलाइज करते हैं 0 से 10 तक चला जाता है, और निचले प्रोग्राम में फिर 0 देते हैं, तो कहते हैं अब दोबारा 10 तक आओ। तो अब उसके पास पहली वैल्यू कौन सी पड़ी है, 1 पड़ी होगी मेन मेमोरी में, जहां पे आपने उस वेरिएबल को मतलब एक कोई मेमोरी स्लॉट असाइन की होगी। 1 से शुरू किया था उसने, 6 पे एंड कर लिया था वहां पे। तो जब वो इस आई के बाद यहाँ पे आएगा ना, तो दोबारा
वही मेमोरी स्लॉट जो सी पहले से आई को मिली थी 6 के बजाय ओवरराइड करके 1 लिख देगी उसको। जहां तक लेके जाना है वो आपकी लॉजिक है, 600 तक ले जाओ इसको। समझ आ रही है? और नहीं, वो फिर डिफरेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, सेम वेरिएबल होगा तो वो आई 1,1 समझ आ रही है कि नहीं, 1,1 और इस तरह से चलेगा, वो वैल्यू ही खराब कर रहा होगा। रिकॉर्ड का नाम और एरे का नाम सेम रखा है तो उससे कोई फर्क पड़ता है? हमने कौन सी रिकॉर्ड का नाम और अरे का नाम? स्टूडेंट दोनों का नाम रखा है। नहीं तो किसी का नाम स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ। ये क्या है? ये है हमारी डेटा टाइप है। नहीं, उसका नाम वो इन्फो जो है, ये जो सी है ये है, ये आइडेंटिफायर है। मैंने इन्फो की जगह स्टूडेंट ही रखा था। गलत है वो, स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता ना। लेट्स अज्यूम, कैन यू से दिस कि नहीं, डिक्लेयर इंटीजर एज इंटीजर, ये तो नहीं हो सकता ना। तो डिक्लेयर एम इंटीजर एज इंटीजर आप कह दें, वो एक नाम चेंज हो जाएगा। जैसे नहीं यार, लॉगिन आईडीज होती है, सिंपल सी बात है। आपने अगर आपका नाम है मिसाल के तौर पे XYZ, ठीक है, आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, व्हाट्स योर नेम? समीर। यस समीर, अगर आपने ऑक्यूपाई कर लिया है मिसाल के तौर पे समीर, लियोनल समीर @gmail.com, एक वैसे मिसाल दे रहा हूं, लियोनल समीर @gmail.com, जिंदगी में किसी ने नहीं ना ऑक्यूपाई किया हुआ, you will be allotted with that name, but the next time if any other person is coming, वो इस समीर लियोनल समीर को नहीं कर सकता until unless वो क्या करे, लियोनल समीर m@gmail.com की रिक्वेस्ट ना करे। इसी तरह से once the student name is occupied for record identifier, record data type, it cannot be used now. No one can use it because it has now become what? It is no more a variable. Now you have given it the status of a record data type. You have changed the status of this word. Status क्या है इसका? Data type का है। उसी तरह से जैसे ये थी, जैसे ये थी, इन तीनों के स्टेटस एक जैसे, इसका स्टेटस ज्यादा बड़ा है, ये सबको अपने पास ला रहा है। ये तो फिर अलग अलग है ना, ये सबका कह लें कि सबको अपने पास ला रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? दैट इज व्हाई यू कैन नॉट कीप द आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप नेम सेम। जी जी, एज एम्प्लॉय किया था, वो एक वेरिएबल था। एक वेरिएबल में तो हमेशा एज का वर्ड लगता है। जब अरे आती है तो अरे में हमेशा क्या होता है, डिक्लेयर इन्फो अरे 1:6, यहाँ पे भी कॉलन ऑफ, आगे फिर डेटा टाइप का नाम आता है। तो ये अरे के कुछ कह लें कि पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्लीज। कहाँ पे, मतलब यहाँ पे लगा ले सेमीकोलन? नहीं लगाते। यहाँ पे मतलब आप ये कह रही है कि एज सेमीकोलन इंटीजर? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, इससे कोई फर्क नहीं, लगा लें सेमीकोलन। बट जितने वो मार्किंग स्कीम्स देखी उसमें एज ही लिखा होता है। किसमें? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, ये कॉलन ही करना है, ठीक। ये सूडो कोड का सिंटैक्स फॉलो किया जाता है। अलबत्ता चले मैं फिर बताता हूँ आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो जानबूझ के पसूड़ी डालने वाली बात है ना, कि नहीं मैं तो इंजी कर सा, आप बात समझ रहे कि नहीं, वो काम नहीं करना। मैं असल में इन चीजों से, सूडो कोड है, ये याद रखिए, सूडो कोड एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मींस इट्स अ प्रोटोटाइप लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट स्टिल उस प्रोटोटाइप की भी कुछ असूल है ना, तो वो एग्जामिनर इग्नोर करता है। इसीलिए आई एम ऑल्सो वेरी कैजुअल अबाउट दीज थिंग्स, बट आई एम रियली स्ट्रिक्ट अबाउट सर्टेन फॉर्मेट्स कि इफ को ऐसे लिखना है, फॉर ऐसे लिखना है, इनपुट ऐसे करना है, आउटपुट ऐसे करना है। बात समझ रहे? अब चूंकि जब ये बात अरीबा कन्वर्ट होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो फिर ये बातें मेरी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि नाउ व्हेन यू आर यूजिंग सम डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर एक में मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे डिक्लेयर लफ्ज नहीं इस्तेमाल होगा। अब विजुअल बेसिक है, वो डिम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, DIM, एज को एज के तौर पे लिखता है। वो समझ रहे मेरी बात की नहीं, वो एज को एज के तौर पे लिखता है, लेकिन इसको चेंज कर देता है। यहां पे वो टाइप नहीं लिखता, वो लिखता है स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से बात मैच हो रही है।
अब ये ऐसी बात है ना कि जैसे नहीं, आप एक बच्चे को जब छोटा होता है तो उसको सिखाते हैं कि यार ये था जी हमारा रिकॉर्ड्स को डील करने का। अब देखना जरा, अब इसी को थोड़ा सा आगे फर्दर प्रोलॉन्ग, देखें मैंने पहले कराई ना आपको 1D अरे कराई, फिर 1D अरे के बाद मैंने क्या कराई, रिकॉर्ड कराई, रिकॉर्ड के बाद क्या कराया, रिकॉर्ड की 1D अरे। आपने विजुअलाइज कैसे किया रिकॉर्ड की 1D अरे को, एज 2 डायमेंशंस विजुअलाइज किया कि नहीं किया ना डबल डायमेंशंस में। अब तीसरा जो उनका कॉन्सेप्ट है वो अब आएगा लिटरल 2D अरे। समझ रहे मेरी बात कि नहीं, लिटरल 2D अरे आएगी। आपको पहले मुझे बताया 1D अरे समझ आई, आपने लीनियर सर्च किया 1D अरे पे, लीनियर सर्च किया है, एक अरे में कोई वैल्यू डाले और उसको फिर ढूंढे कि क्या वो मिली है कि नहीं मिली, किया है प्रोग्राम के नहीं, कर ली, हाँ लीनियर कर लिया है क्या, हाँ ठीक हो गया। आपने लीनियर सर्च में ये वाला प्रोग्राम किया है कि अगर मुझे मतलब बताएं लीनियर सर्च में कहां से कहां तक सर्च करना होता है, पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक। अगर पहले से आखिरी इंडेक्स तक अगर आपको सर्च करना हो तो लूप कौन सा लगेगा, फॉर लूप लगेगा। अगर ये बात मैं आपसे करूं कि जो डेटा जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक ही दफा मिल है आपके अरे में, 1D अरे में वो डेटा कितनी दफा है, एक ही दफा है, फिर कौन सा लूप लगाएंगे, रिपीट अंटिल या वाइल लूप लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे रिपीट अंटिल या वाइल, तब तक चले जब तक वो चीज नहीं मिलती, और जब मिल जाए आउट हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, पहली बार ही मिल जाए, और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं, ये इट्स द टास्क व्हिच इट वाज सपोज्ड टू परफॉर्म, वो ही काम करी जो हमने जिस चीज के लिए उसको बनाया था। जैसे फॉर लूप में होता है ना 1 से लेकर 10 तक चलाती है, और अगर डेटा अरेंज्ड ऑर्डर में है, रिपीट नहीं भी हो रहा, और बेशक अनअरेंज्ड ऑर्डर में है और रिपीट नहीं हो रहा, जिस लम्हे डेटा मिला आउट कर जाओ, क्या कर जाओ, लूप छोड़ जाओ। क्लियर हो रही मेरी बात। अगर डेटा बार बार रिपीट हो रहा है और अनअरेंज्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है और अनअरेंज्ड है, बात सुनिएगा जरा, क्योंकि इसके बाद एक और केस है, अगर डेटा बार बार रिपीट हो, यूनिक डेटा नहीं है, नॉन यूनिक डेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नॉन यूनिक डेटा मींस repetitive डेटा, इट कुड बी ऑन द फर्स्ट इंडेक्स एंड द सेम वैल्यू कुड बी ऑन द 10th इंडेक्स। इसमें भी आप क्या करेंगे, 10 दफा लूप चलाएंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो, या 10 दफा लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, 1 से लेके कहां तक, 10 दफा चेक करना ही करना है उसने। अब इसमें एक और सिनेरियो है, डेटा रिपीट हो रहा है और ऑर्डर्ड है, डेटा रिपीट हो रहा है, हो सकता है, और क्या है, ऑर्डर्ड है। इस पर कौन सा लूप लगेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, वेरी गुड। आप इसमें भी कंडीशनल लूप लगाएंगे, और कंडीशन क्या लगाएंगे, या तो इंडेक्स 10 तक चले, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा ना चीज तो 1 से लेके 10वें इंडेक्स तक चेक करना है उसने। एक तो 10 इंडेक्स पे आपने खत्म करना है लूप को, यानी काउंट इक्वल टू 1 से लेके काउंट इक्वल टू 10 तक, अगर 10 किए रहे तो 10 तक चेक करना है। दूसरा कब चेक करना है, यानी जब डेटा मिल जाए, और जो अगला डेटा भी हो, अगला डेटा इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, अंटिल में क्या लगाएंगे, फाउंड इक्वल टू ट्रू, काउंट इक्वल टू 10 एंड डेटा इज ग्रेटर देन द सर्च डेटा। बात समझ आई, जिस टाइम बड़ा हो जाए ना आउट हो जाए, फाउंड ट्रू हो जाए तब भी आउट हो जाए, फाउंड, अच्छा ये भी क्या होगा, फाउंड का ट्रू, और ये जो दूसरी बात है ग्रेटर वाली, ये ब्रैकेट में डाल देना। यानी डेटा ना 3 ढूंढ रहे हैं, 3 डेटा क्या, -1 0 फॉर एग्जाम्पल, -1 0 2 3 3 4 5 29 एंड सो ऑन, आगे जाता रहेगा। अब 3 को ढूंढना था, कहानी शुरू होगी -1 से, फिर चेक करेगा किसको, 0 को, फिर चेक करेगा किसको, 3 को, 3 मिल गया कोई मसला नहीं, फिर करो चेक, 3 2 दफा मिल गया, फिर चेक करो क्या मिला आगे, 4 हो गया, अब उससे बड़ा होगी वैल्यू, बड़ी होगी वैल्यू, आगे चेक करने की जरूरत है। अब मैंने 4 को क्यों चेक किया, बिकॉज हो सकता था कि 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता जाता आगे तक 3 3, क्योंकि नॉन यूनिक है ना, रिपीटेटिव डेटा है, तो 3 3 आया, समझ रहे मेरी बात की नहीं, 3 3 आया, और अगले लम्हे क्या आ गया, अ न्यू वैल्यू अदर देन 3, अदर देन 3 क्या था, मतलब ये बड़ी वैल्यू थी कि इसमें 3 से बड़ी थी, 4 था। 3 कौन है, ये सर्च वाला नंबर है जो आपने यूजर से सर्च मांगा था। तो इफ माई नंबर ऑफ आई इज ग्रेटर देन सर्च, टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट, क्योंकि आगे है ही नहीं ना, असेंडिंग ऑर्डर में था ना भैया, किसमें था, असेंडिंग ऑर्डर में था। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो नंबर अगर मिल गया
तो वेल एंड राइट, फाउंड इक्वल टू ट्रू हो गया। अगर फिर से चेक करो मिल जाएगा, आगे फिर से चेक करो मिल जाएगा, ना मिला तो इसका मतलब है देयर इज नो नीड टू गो फॉर द लास्ट इंडेक्स, बिकॉज नाउ यू विल नेवर फाइंड दैट 3 in the advanced indices because it was in ascending order, ऑडिट थी ये चीज, ठीक है। इवन अगर डेटा नहीं भी मिलता, आपको डेटा नहीं भी मिलता, आप ढूंढ रहे हैं मिसाल के तौर पे किसको, 1 को ढूंढ रहे हैं, 1 तो था ही नहीं, -1 0 and 2 था ना, -1 0 and 2, तो जिस लम्हे 2 हुआ लूप से बाहर निकल जाओ, डेटा नॉट फाउंड। क्या ख्याल है, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द 10th इंडेक्स, there is no need to go for the 10th index, get out of the loop। लीनियर सर्च की बातें समझ आई हैं कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट सिंपल था आपके सिलेबस में, आई डिड फर्दर मोर ब्रांचेस इन द लीनियर सर्च। जी हाँ, मतलब 4 डिफरेंट केसेस आपसे जिक्र किया ना, हर एक के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है प्रोग्राम बनाने की, ठीक है जी बच्चे। हाँ लिख सकते हैं, और कोई सवाल पूछे? That's it? अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि इसका 2D अरे का, पॉज करें। अब 2 डायमेंशंस हम देखें, फिर बात वही वाली है, हम डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखेंगे, जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों ग्रो हो रही हो। रिकॉर्ड की 1D अरे को तो 2 मिनट प्लीज, रिकॉर्ड की जो 1D अरे वो तो दिखने में ही कैसी थी, इट वॉज अ 2D अरे, बट उसमें सारे आइडेंटिफायर सेम नहीं थे, मतलब सारे प्रॉपर्टीज सेम डेटा टाइप्स की नहीं थी, हर प्रॉपर्टी की डेटा टाइप डिफरेंट थी। जो सिंपल अरे डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल अरे, उसके सबकी डेटा टाइप सेम है। रिकॉर्ड है ही क्या, रिकॉर्ड है ही क्या, न्यू डेटा टाइप्स, एटलीस्ट 1 अदर डेटा टाइप होनी चाहिए। यहां पे क्या है, अरे में क्या होता है कि सारी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, सेम, सारी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, सेम। तो 2D अरे की जब बात की जाती है तो 2 डायमेंशंस होती हैं इसके अंदर, कितनी होती हैं इसके अंदर, 2 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है ये बात। 2 डायमेंशंस में कौन कौन सी वाली, ये वाली, किसी सवाल पूछे? रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती वो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करती है, रियल लाइफ में नहीं करती। अच्छा, 2D की जो विजुअलाइजेशन है, इसकी जब विजुअलाइजेशन की जाती है तो इसमें 2 इंडेक्सेस एक प्रोग्राम में ग्रो करवाए जाते हैं। एक इंडेक्स इस तरह का होता है जो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। अच्छा, ये जो 2D अरे है ये हम किसकी पढ़ रहे हैं, सेम डेटा टाइप। इसी तरह से ये इसका पहला कॉलम, ये उसका दूसरा कॉलम, ये उसका तीसरा कॉलम और ये उसका चौथा कॉलम। ये कौन सा कॉलम, उसका चौथा कॉलम। समझ आई मेरी बात के नहीं? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। प्रोग्राम जब आप इसकी ग्रोथ करवाएंगे, आप जब इसको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर नेम, ठीक होगी बात। यहां पे क्या आएगा, अरे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन, ठीक है, लोअर बाउंड कॉलम कॉलन, अपर बाउंड कोमा, लोअर बाउंड कॉलन, अपर बाउंड ऑफ डेटा टाइप। अच्छा, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, जो कि किस हिसाब से ग्रो करती है, रो वाइज, ठीक है। और ये कौन सी वाली है, ये है उसकी सेकेंड डायमेंशन, जो कि कैसे ग्रो करेगी, कॉलम वाइज। अब जो 2D अरे है, ये यूं समझ ले, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इट मेक्स अ मैट्रिक्स। ये क्या चीज बना देती है, मैट्रिक्स। समझ आ रही, जिसमें रोज और कॉलम्स हम देख सकते हैं। समझ रहे बात की नहीं? मुझे कोई जल्दी नहीं, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।
फिर इसके बाद आता है डिक्लेयर आइडेंटिफायर नेम कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे कोई करते हैं डिक्लेयर करते हैं मार्क्स। अच्छा, मार्क्स की बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये 4 नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कितने कर लेते हैं, बताएं कितने? मिसाल के तौर पे 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों ने कितने टेस्ट दिए? 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके। 10 बच्चे हैं और हर सब्जेक्ट कितने, हर स्टूडेंट कितने टेस्ट दे रहा है? 3 टेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसकी जब हम बनाएंगे, किसकी होनी, किसकी चाहिए? सेम डेटा टाइप, मार्क्स की। अब ये सारी किसकी? ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये वैसे रो वाइज है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट, 10वां स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट के पहले मार्क्स, पहले स्टूडेंट के दूसरे मार्क्स, पहले स्टूडेंट के तीसरे मार्क्स। समझ आ रही बात की नहीं? पहले स्टूडेंट के तीसरे मार्क्स। अभी चलता जाएगा नीचे, क्या होगा? ये चलता जाएगा नीचे, यहां पे आ जाएगा आपका डिक्लेयर, खामोश हो जाए जी, डिक्लेयर मार्क्स ऑफ, मार्क्स यहां पे लिख दिया क्या? अरे पहले वाले की बाउंड्री रो वाइज बाउंड्री, रो है 1 से लेकर कहां तक? 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, कोमा, फिर है दूसरी कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक, ऐसे होगी। और हम कर देंगे ऑफ इंटीजर, क्या कर देंगे? ऑफ इंटीजर। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? अच्छा, ये आपकी क्या हो गई? डिक्लेरेशन की एग्जाम्पल हो गई। डिक्लेरेशन की क्या हो गई? एग्जाम्पल होगी। इसकी अब इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? अब ऑब्वियसली मिसाल ले रहा हूं, मिसाल ले रहा हूं, ठीक है। अगर आपने इनको इनिशियलाइज भी करना है, कोई इनिशियल वैल्यू देनी, इवन आपने इनपुट करना है इसके अंदर, चले इनपुट की बात कर लेते हैं। वही आपको इंडेक्स लिख के अंदर आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे इनिशियलाइज कर लें या इनपुट की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं जी, क्या चीज भला? i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? 10 तक। i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? 10 तक। फिर क्या लिखा जाएगा? फॉर j इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? 3 तक। और यहां पे क्या करा लेंगे हम? इनपुट मार्क्स ऑफ i कोमा j। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आपने कहा ना इनिशियलाइज कैसे कराएंगे, यहां पे भी आप उसको इनपुट जैसे दे रहे हैं ना, इनिशियलाइज भी ऐसे ही। अगर कोई वैल्यू देनी हो तो सारों को क्या कहते हैं? 0 कहते हैं, तो इनपुट लिखने की जरूरत नहीं होगी, इनपुट लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम चूंकि इनपुट कर रहे हैं, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा? नेक्स्ट ऑफ j होगा, फिर क्या होगा? नेक्स्ट ऑफ i होगा। अब देखो जरा, जब i की वैल्यू होगी 1, जब i की वैल्यू क्या है? 1, अब क्या चीज ग्रो कर रही है? बार बार j ग्रो कर रहा है। तो i की वैल्यू जब 1 है, j की वैल्यू नीचे आया, कितनी होगी? 1। अब ये इसको इनपुट जब किया, ये j इसको नीचे नहीं जाने देगा तब तक जब तक j अपना लूप क्या ना कर ले, 3 तक ना ले जाए। क्योंकि देखे ना, जब भी कोई चीज नीचे आती है तो ये नेक्स्ट से नीचे जाने नहीं देता तब तक जब तक ये खुद ना पूरा हो जाए। ये जब तक ये खुद पूरा ना हो जाए, निचली लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसी तरह से जब इसको जब देखा, i की वैल्यू थी 1, i की वैल्यू थी कितनी? 1, नीचे आया, j की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब इस नेक्स्ट j से निचले स्टेप्स में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने j लूप था, j को एग्जीक्यूट करना है, तो j 3 दफा चलेगा। फिर कैसे चलेगा? 1,1 के लिए, 1,2 के लिए, 1,3 के लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर मुझे बताएं 1,1 कहां पे मौजूद होता है? ये आपका होगा कि नहीं? फर्स्ट 1,2 किसको बोलते हैं? 1 and 2, इट इज द सेकेंड वैल्यू। इसी तरह 1,3 क्या होती है? आपकी पहली रो की तीसरी वैल्यू को बोलते हैं। जब j की वैल्यू हो जाएगी ना 3, तब आएगा i के पास। अब i फिर क्या बोलेगा? i तो चल रहा था 1, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये नीचे आएगा, j की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? आपको आपके सवाल का जवाब मिला पिछले वाले का? आपको मिला जो आप पूछ रहे थे कि i की वैल्यू दोबारा 0 से शुरू होगी, 1 से 6 से शुरू होगी। तो ये देखें j की वैल्यू फिर दोबारा कहां से हो रही है? 1 से शुरू हो रही है, तो फिर यहां से स्टार्ट होगा। अब जब i की वैल्यू 2, j फिर यहां से स्टार्ट होगा।
ये आएगा 2 1 2 2 एंड 2 3। समझ आई मेरी बात की? फिर आगे 3, फिर सो ऑन करता जाएगा, 10 तक जाएगा, ये 10 1 10 2 एंड 10 3 तक जाएगा। अरीबा सवाल पूछे। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी जी। सवाल क्लियर हो गया? जे इंडेक्स है, कोई मसला नहीं, हम फिलहाल तो इनपुट करा रहे हैं ना। कोई वैल्यू ना होने का मतलब है कि उसके अंदर अगर इंटीजर है तो 0 आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, क्योंकि आप कोई वैल्यू स्किप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी क्या होगी, इनपुट होके रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से 10 रोज तक और तीसरे कॉलम तक चल रहा है। ये किसी को अनएड्रेस्ड छोड़ेगा नहीं। अनएड्रेस्ड उसको छोड़ेगा जिसका इंडेक्स कंसीडर ही नहीं हुआ हुआ। तो इस लूप में तो कोई ऐसा इंडेक्स है ही नहीं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं, जिसको अनएड्रेस्ड छोड़ा गया हो। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। और ये कहां पे 2D काम आता है? 2D एक तो डेटा प्रोसेसिंग की भी काम आता है और पैटर्न प्रिंटिंग की भी काम आता है। जो स्क्रीन पर विजुअलाइजेशंस आप कर रहे होते हैं डिफरेंट पैटर्न्स, और 2D अरे होती है। जैसे मैं फुटबॉल खेलने गया तो उन्होंने ना कतर में उन्होंने एक विजुअलाइजेशन कराई थी ड्रोन्स के साथ। ड्रोन्स उन्होंने आसमान पे उड़ाए थे और उस ड्रोन से डिफरेंट इमेजेस बना रहे थे वो। कभी वो ड्रोन्स भाग के, मतलब इमेज ऐसा होता था कि एक फुटबॉलर आ रहा है और वो लात मार रहा है और फुटबॉल उड़ के आगे की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ एक गोल बना हुआ है। अब ये सारी जो सी ड्रोन्स की मैनेजमेंट है, ये विजुअलाइज हुआ था, विजुअलाइज करवाया था किस तरह से, इंडिसेस को चेंज करके। तो स्क्रीन उन्होंने अपने स्पेस में क्या चीज दिखाई थी, 2D विजुअलाइजेशन दिखाई। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपकी पूरी स्क्रीन किस तरह से डिवाइड हुई हुई है, बताओ मुझे जरा। पिक्सेल्स कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द टाइनी डॉट्स ऑफ कलर, यस और नो? ऐसे ही होता है ना ये। और इन पिक्सेल्स को बहुत इजीली आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पर देख सकते हो। कंप्यूटर पे नजर नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर टाइनी डॉट्स नजर आते हैं। ये पुराने फोन जो जिसपे आप स्नेक की गेम खेला करते थे, याद आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है, 2D अरे ही है ना। व्हाट इज दिस? इट इज अ 2D अरे। ठीक है, छिछोरपंती नहीं करनी प्लीज, वापस पॉकेट में रखें इसको। छिछोरे नहीं बनना, ठीक है ना? एकदम से इधर तवज्जो दें। सबको समझ आ रही है कि नहीं? सो दिस वाज द विजुअलाइजेशन ऑफ 2D। ठीक है, ये पैटर्न प्रिंटिंग के भी काम आता है। ठीक है, लिख लें 2D अरे इज यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज इन पैटर्न प्रिंटिंग। 2D अरे इज यूज्ड इन पैटर्न प्रिंटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कल एक प्रोग्राम करके दिखाना है मुझे। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का पता आप लोगों को? स्क्वायर मैट्रिक्स पता है? रोज और कॉलम्स जिसमें बराबर होते हैं ना। कम ओ लेवल्स की बात है ये, जिसके रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं। अब तो पता लग गया ना। आपने एक ऐसी एक 2D अरे बनानी और उसका हॉलो स्क्वायर प्रिंट करके दिखाना है मुझे। अंदर से खाली होगा, सिर्फ बाउंड्री के स्टार्स मुझे प्रिंटेड फॉर्म में नजर आने चाहिए। ऐसे मुझे नजर आना चाहिए। बस मुझे प्रिंट कहां पे मिले, मुझे यहां पे मिले, अंदर कुछ भी ना मिले। मुझे अंदर कुछ ना मिले, मुझे सिर्फ ये चीज मुझे प्रिंट मिले। 2D अरेज के साथ आपने इसको करना है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है मेरा? अगर 10 रोज 10 कॉलम्स है ना, सिर्फ मुझे बाउंड्रीज पे स्टार्स चाहिए, उसके अंदर स्टार्स नहीं चाहिए। चुप करके ना अपना काम करना है। ठीक है, डोंट सजेस्ट मी एनी लॉजिक। कल चेक होगी दूसरी लेक्चर क्लियर में। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि आपने 2D अरे के अंदर ना डिफरेंट इनपुट्स की हुई हैं, उसमें आपने अपने सर्चिंग अप्लाई करनी है। लीनियर सर्च वाला एल्गोरिथम 2D अरे पे करना है। लीनियर सर्च वाला एल्गोरिथम किस पे करना है? 2D अरे पे करना है। डेटा मिल गया और कितनी दफा मिला ये भी बताना है कि डेटा कितनी दफा मिला। समझ आ रही बात?